हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानी और किताबें। नाम है निशा। एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल की कहानी। नॉवल जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है। नॉवल का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर, लिखा है फीबी मॉर्गन ने। ये बुक मुझे सजेस्ट की जसप्रीत सिंह ने। थैंक्स फॉर द सजेशन। अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी पसंद की नॉवल की समरी, तो आप भी मुझे मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नॉवल कैसी लगी नॉवल के अंत में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो ना। आप बुक सुनते हो, आपको मेरी आवाज पसंद आती है, फिर आप चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। चले फिलहाल बढ़ते हैं नॉवल की कहानी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल है। ये फीबी मॉर्गन की सेकंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। रिलीज हुई थी 21 फरवरी 2019 को। इससे पहले उनकी फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर द डॉल हाउस, जिसे बहुत पसंद किया गया। और ये बुक भी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये आपको एंगेज रखने वाली है और एंड बहुत ही सरप्राइजिंग है। अगर आप पहले से समझ पाए ना कि एंड क्या होने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो ये गेस बिल्कुल नहीं कर पाई थी। नॉवल जो कहानी है एक 16 साल की लड़की क्लैर की। जब बच्चे 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं और पेरेंट्स को उनके साथ बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। एक 16 साल के बच्चे के मन में क्या चलता है। और हमारे आसपास के लोग जो मुखौटा पहनकर रहते हैं, जो दिखते हैं, वो असल में वो होते ही नहीं। हम अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए कई बार किसी हद तक भी चाहते हैं। किस तरह के लोग हमारे आसपास हो सकते हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है ना। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूजन भी शुरू में बहुत बढ़ेगी, पर एंड में सब सॉल्व हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है मंडे फरवरी 4 सुबह 7 बजे। क्लेयर की नींद खुलती है और नींद खुलते ही उसे रिमाइंड होता है कि आज रात को वो इस बेड पर नहीं सोने वाली। आज रात को वो ये रेड और व्हाइट पजामा नहीं पहनने वाली। आज रात बहुत खास है। आज रात को वो कुछ सीक्रेट करने वाली है। उसका आईफोन जो साइड में चार्ज पर लगा है वो उसे उठाती है। 3 मैसेजेस हैं, 2 उसकी दोस्त लॉरेन के और 1 मैसेज उसका है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नीचे से उसकी माँ रेचल आवाज लगाती है, क्लेयर तुम उठ गई हो या नहीं। क्लेयर की माँ उसके साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो 16 साल की ना हो, 6 साल की हो। वो सुन सकती है इयन की आवाज, वो कितना शोर मचाता है। उसे इयन बिल्कुल पसंद नहीं। वो जब घर से चला जाता है तो वो माँ के साथ सेफ महसूस करती है। ये कहानी चल रही है एस्टन, जो कि एक छोटा सा शहर है। वो छोटा सा शहर जिसमें सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें शांति है, कभी कोई क्राइम नहीं होता। आप लोग बहुत सेफ फील करते हो ऐसी जगह पर। ऐसी ही जगह एस्टन, जिसमें शाम के 7:45 हो चुके हैं और जेन अपने घर की खिड़की के पास बैठकर वाइन पी रही है। जेन का एक बहुत बड़ा घर है, बहुत खूबसूरती से उसने डिजाइन किया है और वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। उसके 3 बच्चे हैं, फिन, सोफी और हैरी। उसके हस्बैंड का नाम है जैक, जो कि एक डॉक्टर है। हैरी जो उसके नेबर्स में रहने वाली क्लेयर एडवर्ड की एज का ही है। नेबर्स में रेचल एडवर्ड, उसके हस्बैंड इयन एडवर्ड और क्लेयर एडवर्ड रहते हैं। इनका घर भी बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी। जेन रेचल से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करती रही, पर रेचल अपने आप में रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। रेचल जब अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी तब जेन उसके घर वाइन की बोतल लेकर गई थी। रेचल ने वाइन की बोतल लेकर रख ली थी और उसके बाद कहा था कि मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जेन ने काफी दिनों तक इंतजार किया था, पर रेचल उसके पास वापस नहीं आई थी। जब उसके हस्बैंड मार्क की डेथ हुई थी तब एक बार फिर जेन गई थी, पर रेचल ने तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रेचल की दूसरी शादी हो गई। उसकी शादी हुई इयन से, जो कि एक एक्स आर्मी मैन है, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट और अपना एक बिजनेस चलाता है। जेन ने उसके बाद कभी भी रेचल से बात करने की कोशिश नहीं की। आज जब वो अपनी खिड़की पर बैठकर वाइन पी रही थी तब उसने सामने से रेचल को आते हुए देखा, जो बहुत अपसेट दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, जेन आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या तुमने क्लेयर को देखा है। जेन ने बड़ी हैरानी से कहा, पर मैं उसे क्यों देखूंगी, वो तो कभी यहाँ आती ही नहीं।
I mean वो हैरी के साथ हो तो? नहीं, हैरी के साथ तो वो नहीं है। हैरी तो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया है। क्यों, क्या हुआ? वो आज स्कूल से वापस नहीं आई। किसी दोस्त के घर होगी, जेन ने कहा। नहीं, हमने सारे दोस्तों को फोन कर लिया। वो 4:15 तक आ जाती थी और अब तो 7:45 बज रहे हैं। मुझे क्लैर की बहुत चिंता हो रही है। तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो, जेन ने कहा। तभी सामने से रेचल का हस्बैंड इयन, जिसने अपना आईफोन कान पर लगाया हुआ था, किसी से बात कर रहा था और उसने रेचल की तरफ इशारा किया। रेचल इयन की तरफ चली गई। इयन, जिसने उस समय पुलिस में फोन किया था और बताया था कि उनकी बेटी क्लैर शाम से घर नहीं लौटी है। इयन बहुत परेशान था। इधर वो पुलिस स्टेशन में बात ही कर रहा था, बता ही रहा था क्लैर के बारे में, कि तभी पुलिस स्टेशन में एक और फोन आया। ये फोन था नेथन वॉरेन का, जिसने जंगल में एक लड़की को पड़े हुए देखा है। उसे पुलिस में इन्फॉर्म किया था। पुलिस नेथन की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी और वहां उन्होंने देखी क्लैर की बॉडी। क्लैर जो उल्टी लेटी हुई थी, उसके सर पर बहुत चोट लगी हुई थी। कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका सर बार बार देकर जमीन पर पटका हो। सर में से बहुत खून बह चुका था। डीएस मैडलिन शॉ, जो कि क्राइम की जगह पर पहुंची थी, क्लैर को इस तरह पड़े हुए देखकर, उसकी बॉडी को इस तरह देखकर वो बहुत हैरान थी। पहली बार किसी ऐसे की बॉडी उसने देखी थी जिसे वो जानती थी। हाँ, वो जानती थी क्लैर को। जब वो उसके स्कूल में गई थी रूटीन सिक्योरिटी चेकअप के लिए, तब क्लैर भागती हुई उसके पास आई थी और पूछा था उनके प्रोफेशन के बारे में। कहा था, मैं भी बड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। उसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस एश्टन जैसे सेफ टाउन में किसी ने क्लैर को नुकसान क्यों पहुंचाया होगा, उसकी जान क्यों ली होगी? ये बहुत हैरानी की बात है। सवाल उठने लगा नेथन पर ही। नेथन, जिसका कैरेक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं था। उसके बारे में यहाँ पर बहुत बुरी बुरी बातें की जाती थी। लड़कियों को उसके आसपास सेफ नहीं माना जाता था। नेथन जो पहले अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद वो अकेला ही रह रहा था। वो वही स्कूल में काम करता था। स्कूल के एक पेरेंट ने नेथन के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि वो उसकी बेटी का पीछा करता था। उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया था। यहीं पर आसपास घूमता हुआ सबको दिखाई देता था, पर कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। क्या ये नेथन ने ही किया होगा? आखिर किसने हार्म पहुंचाया क्लैर को? अभी तक डीएस मैडलिन शॉ ने ये बात क्लैर के पेरेंट्स को नहीं बताई थी। उनका घर पास ही में है, वॉकिंग डिस्टेंस है। उन्होंने सोचा कि घर जाकर ही बता देंगे। रात के 9 बज चुके हैं। जेन, जिसने अपने बेटे हैरी को पीछे के दरवाजे से बुला लिया, वो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहती है, अपने सामने रखना चाहती है, अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। वो नहीं जानती कि क्या हुआ होगा। उसने अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली हैं। वो चाहती है कि क्लैर घर वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। उसने अपने घर के दरवाजे और पर्दे भी बंद कर दिए। हैरी ने पूछा, क्या हुआ है? जिस पर जेन ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें। वो जानती है जैक ऊपर है, जिसने विस्की पी है। उसके सर में दर्द हो रहा था। जेन जब ऊपर पहुंची तो जैक सो चुका था। वो उसकी तरफ देखकर सोच रही थी, आज जो हुआ उसमें जैक की गलती नहीं। He didn't mean it. It was the heat of the moment. जेन उम्मीद करती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे याद है वो दिन जब वो लोग इस टाउन में शिफ्ट हुए थे। उससे पहले वो हॉस्पिटल में थी, सीढ़ियों से गिर गई थी। वहां नर्सेज उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम सीढ़ियों से कैसे गिरी, पर जेन डर रही थी। जैक भी वहां पर था ना। नर्स ने कहा था कि इनके जाने के बाद बता दोगे क्या हुआ था आपके साथ, पर जेन ने कुछ नहीं कहा था। जब यहाँ आए थे तो जैक ने कहा था, ये टाउन बहुत सेफ है, यहाँ कोई क्राइम नहीं होता। पहले तो जैक कोई गलती करता था तो माफी भी मांगता था, पर आज रात के लिए जेन उससे अपॉलॉजी की उम्मीद ही करती रह गई। जैक ने उससे माफी नहीं मांगी। बात करें अगर क्लैर की,
तो एक छोटी सी बच्ची को कोई क्यों मारेगा? कारण क्या हो सकता है? रेप? पर क्लेयर का रेप नहीं हुआ था। उसने एक गोल्ड का नेकलेस पहना हुआ था जो उसके बर्थडे पर उसके पेरेंट्स ने दिया था। वो नेकलेस भी गायब था, उसका आईफोन भी गायब था। डीएस मैडलिन शाह, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, वो हर किसी को शक की नजर से देखना चाहती हैं। पता लगाना चाहती हैं कि इस सेफ टाउन में ये इतना बड़ा क्राइम क्यों और कैसे हुआ। एक मासूम बच्ची का मर्डर, किसी वेपन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। घर को चेक किया गया। मार्क, जो कि क्लेयर के फादर हैं, उनकी घर में कोई फोटोग्राफ नहीं थी, पर उसके अलावा घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर शक किया जाए। मैडलिन, जो उसके पेरेंट्स पर भी शक करना चाहती है, जब न्यूज दी तो रेचल बहुत रो रही थी। इयन उसे कंफर्ट करा रहा था। क्या रेचल उतना रो रही है जितनी एक बच्ची को खोने पर उसकी माँ को रोना चाहिए? क्या इयन, जो उसे कंफर्ट करा रहा है, वो इस सबसे उतना दुखी है जितना एक बाप को होना चाहिए? क्या इयन हो सकता है स्टेप फादर? क्या माँ जानती है क्या हुआ होगा? गॉसिप उस टाउन में शुरू हो चुका था। हर कोई बात कर रहा था कि क्या इस एस्टन नाम के टाउन में अब हम लोग सेफ नहीं हैं? क्या यहाँ पर हमें अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए? क्या हुआ होगा? क्या कारण होगा? स्टेप फादर पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, नेथन पर भी उंगलियां उठ रही थी। अगर रेचल की बात करें तो उसके हस्बैंड की डेथ लंग कैंसर से हुई थी और जल्दी ही उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। जब नेथन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो वहाँ पर डीसीआई रॉब उसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसे डरा धमका रहे थे। उसे कहा कि तुमने ही किया होगा ये, तुम जरूर उस दिन क्लेयर का पीछा कर रहे होगे, तुमने उससे कुछ मांगा होगा, कुछ चाहते होगे उससे, उसे मना कर दिया होगा, तब तुमने जबरदस्ती की होगी उसके साथ और फिर हाथापाई में वो गिर गई होगी, तुमने उसे जोर जोर से मारा होगा। नेथन बहुत डर गया था। वो बहुत तेज तेज अपनी गर्दन हिला रहा था और कह रहा था कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ क्लेयर को देखा था, उसे छुआ तक नहीं, उसने कुछ नहीं किया, वो इस सब के लिए जिम्मेवार नहीं है, बस वो सैर कर रहा था और तब उसने क्लेयर को वहाँ पर पड़े हुए देखा था। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया, आवाज लगाकर पूछा कि क्लेयर तुम यहाँ पर क्यों लेटी हो, तुम ठीक तो हो? पर उसने उसे छुआ नहीं और उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। रॉब उसे डरा धमकाकर उससे एक क्राइम कबूल करवाना चाहता था, पर मैडलिन ने मना किया, कहा कि हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। वो असली कातिल को ढूंढना चाहती है, जबरदस्ती किसी को क्रिमिनल नहीं बनाना चाहती। 4 फरवरी सुबह 7 बजे क्लेयर जल्दी से घर से बाहर निकल जाना चाहती है। उसका यहाँ पर दम घुट रहा है। जब वो नीचे आई तो उसने देखा इयन को। इयन ने क्लेयर से माफी मांगी पहले दिन रात के लिए। उसने कहा कि हमसे गलती हुई, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा पुश किया है पढ़ाई के लिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तब रेचल ने भी क्लेयर से माफी मांगी थी। क्लेयर को थोड़ा तो रिलीफ फील हुआ था। क्लेयर घर से बाहर निकल गई थी। सोच रही थी ये टाउन तो कितना सेफ है, पर उसका घर कितना सेफ है ये कोई नहीं जानता। उसके पिता मार्क उसकी माँ रेचल को बहुत मारते थे, उसके मुंह पर निशान पड़ जाते थे और रेचल उस सबको छुपाने के लिए आपको मेकअप से ढक लेती थी। उसने तरह तरह की चीजें अपने बाथरूम में रखी हुई थी ताकि किसी को पता ना चले कि उसका हस्बैंड मार्क उसे मारता है। क्लेयर जानती थी, पर उसके सामने रेचल ने कभी नहीं कहा। 6 फरवरी सुबह का समय जेन नहा रही थी। उसके बाथरूम से रेचल का बेडरूम साफ साफ दिखता है, पर शायद वो जेन को नहीं देख सकते। जेन देख रही थी कि इयन कमरे में आया, उसने कुछ अपनी जेब में डाला और जल्दी में कमरे से बाहर चला गया। बाहर अभी भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। जेन नीचे आई, उसने सोफी को पॉरेज बना कर दिया। उसने कहा, क्या मैं पापा के हाथ का बना पॉरेज खा सकती हूँ? ये अच्छा नहीं है। जेन ने कहा, तुम्हारे पापा तो फुल क्रीम दूध में बनाते हैं, मैंने पानी में बनाया है। उन्हें कोलेस्ट्रॉल की कोई चिंता नहीं, उन्हें तुम्हारी हेल्थ की कोई चिंता नहीं, पर मुझे तो अपने बच्चों को देखना है, मुझे तो उनका ध्यान रखना है। तभी जैक वहां आ गया था। उसने कॉफी दी थी जैक को, जिस पर लिखा हुआ था परफेक्ट हस्बैंड, जो कितना बड़ा झूठ है जेन जानती है। जैक ने जेन से पूछा, और फिर आज क्या प्लान है? जेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। पर जेन जानती है कि ये बात बिल्कुल झूठ है।
जैक उसका हस्बैंड है, ये अपने आप में ही एक बहुत चिंता की बात है। जेन के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। जेन की एक छोटी सी बेटी है सूफी, जब वो उसकी तरफ देखती है और क्लेयर के बारे में सोचती है तो वो बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। जेन कितना भी कोशिश करे, वो बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकती, पर वो अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट लाइफ चाहती है। उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती है, उन्हें सारी खुशियां देना चाहती है। क्लेयर की डेथ के बारे में सुनने के बाद हैरी काफी अपसेट हो चुका है। वो नहीं जानती कि हैरी कभी उससे बात करता था या नहीं करता था, बट हैरी में थोड़ा चेंज तो आया है। वो बहुत क्वाइट है, इस बारे में बात कर भी नहीं रहा, पर थोड़ा अपसेट भी दिख रहा है। उस दिन वो जब स्कूल जा रहा था तो जेन ने आवाज मारकर कहा था, ध्यान से जाना। हैरी ने कहा था, मैं हमेशा ध्यान से जाता हूँ। उसके बाद जेन अपने दोनों छोटे बच्चों को, फिन और सोफी को स्कूल लेकर गई थी। हैरी तो बड़ा हो गया है, वो अपने आप चला जाता है। उनको स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने काम पर चली गई थी। कुछ घंटों के लिए वो काम पर चली जाती है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। वैसे तो उसके पास बहुत पैसा है, जैक बहुत पैसे कमा रहा है। वो याद कर रही है उन दिनों को जब वो लंदन में रहती थी और वो मीडिया में काम करती थी। उसने जैक के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या थी और क्या बन गई। और जैक, उसने कितनी खुशी दी है उसे। काम के बाद वो अपने बच्चों को लेती है, घर चली जाती है और फिर उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती, उनका पूरा ध्यान रखती है। आजकल वो बहुत घबराई घबराई घूमती है, बहुत डरी डरी रहती है, जैसे हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही हो आसपास क्या हो रहा है। क्लेयर की मौत से पूरे टाउन में ही पैनिक फैल चुका है। हर कोई बहुत डरा हुआ है, हर कोई बस इसी बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या हुआ होगा, क्यों किसी ने क्लेयर को मारा होगा। क्लेयर बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। लड़कों में वो हमेशा एक हॉट टॉपिक रहती थी, पर वो किसी भी लड़के को घास नहीं डालती थी। जेन की पर्सनालिटी थोड़ी अजीब तो है। जब रेचल पहली बार आई थी, बताया था उसे कि क्लेरा नहीं मिल रही, बहुत परेशान थी। तब एक बार जेन के मन में आया तो था, अब क्या हुआ, पहले तो बड़े भाव खाती थी, फिर उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे ही जब उसे पता चला कि उसके टाउन में एक लड़की का डिवोर्स हो रहा है, तो उसने सबको कहा कि मैं उसके लिए बहुत सिंपैथेटिक हूँ, मैं उसकी हर तरह से हेल्प करूंगी, पर मन ही मन सोच रही थी कि मैं उसे एनवी कर रही हूँ। जेन कुछ और सोचती है, कुछ और करती है, बिहेवियर थोड़ा अजीब है। स्कूल जब अपने बच्चों को लेने गई थी तो वहाँ त्रिशा और सैंड्रा में मिली थी। तीनों ने गॉसिप किया था। रेचल के बारे में सब लोग गॉसिप कर रहे थे, इयन के बारे में कर रहे थे। अब पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था, हर किसी से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो डोर टू डोर जाकर हर नेबर से बात करेंगे कि आखिर क्लेयर के बारे में किसी को कुछ पता है। उस दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था, पिछले कुछ दिनों से कुछ अनयूजुअल हो रहा था। उनके घर से कोई आवाजें, कोई उनके घर की बात, रेचल और इयन के बारे में कुछ नया। जब जेन और जैक को पता चला था कि डोर टू डोर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, तो जब शाम को जैक घर आया तो उसने जेन की तरफ देखा था और इन दोनों ने कहा था कि बच्चों के सामने कोई बात नहीं करनी। जैक जो क्लिनिक जाता है, उसे सब कुछ सबसे पहले पता चल जाता है। डोर टू डोर इंक्वायरी में मेडलिन इनके घर भी आई थी एक और ऑफिसर के साथ। जेन से पूछा था कि क्या तुम लोग दोस्त थे? जेन ने कहा नहीं, हम लोग कभी ज्यादा बात नहीं करते थे। उनके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जेन नहीं जानती, क्योंकि उनके गैराज का मुंह दूसरी तरफ है। पर मेडलिन ने कहा था, तुम तो हमेशा यहाँ खिड़की के पास बैठी रहती हो, तो उनका घर दिखता तो होगा ही। जेन ने कहा था हाँ, उस दिन सुबह क्लेयर को स्कूल जाते हुए देखा था, पर इसके अलावा उसे कुछ नहीं देखा। दिन में रेचल और इयन को देखा या नहीं, वो नहीं कह सकती। मेडलिन ने अपना कार्ड जेन को दिया था और कहा था अगर कुछ भी पता चले, कुछ भी समझ में आए, कुछ भी नया समझ में आए तो जरूर बताना। जेन ने हाँ कहा था। क्लेयर के हाथों पर, उसके कंधे पर भी ब्रूजेस मिले थे, नील पड़े हुए थे, जैसे किसी ने बहुत सख्ती से उसे पकड़ा हो और उसका सर जमीन पर देकर मारा हो। आखिर ऐसा किसने और क्यों किया होगा? वो पढ़ाई में अच्छी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है, लड़कों से भी दूर रहती थी। उसके कोई खास दोस्त भी नहीं थे, बस फ्रेंड्स के नाम पर एक ही लड़की थी, लॉरेन, और वही उसके फेसबुक पर, उसके इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर उसी के साथ फोटोग्राफ डालती थी।
किसी को उससे क्या दुश्मनी होगी, क्यों मारा होगा उसे किसी ने। वेडनेसडे रात को जब जेन सोफी को सुला रही थी तभी उसे एक कमरे में एक परछाई दिखी थी। उसे पीछे मुड़कर देखा तो हैरी था। उसने होठों पर उंगली रख ली थी। हैरी को कहा था बाहर जाकर बात करो। बाहर आई थी तो देखा था हैरी काफी डरा हुआ था। उसके हाथ में एक पेपर था। वो पेपर उसने जेन की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, पापा ने ऐसा क्यों नहीं बताया। जेन ने देखा तो वो अपॉइंटमेंट लिस्ट थी उस दिन के लोगों की जिस दिन क्लेयर गायब हुई थी। उस लिस्ट में क्लेयर एडवर्ड का भी नाम था। टाइम था 4:30 पर। 4:30 बजे क्लेयर की अपॉइंटमेंट थी जैक के साथ। पर जब पुलिस आई थी, मेडलिन आई थी, तब जैक ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। वो शायद लास्ट इंसान हो जिसे क्लेयर ने बात की थी। हैरी के आंखों में सवाल थे जिनके जवाब वो चाहता था। जेन ने वो पेपर हैरी से ले लिया था और कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, पापा ने पुलिस को बता दिया था और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, जाओ सो जाओ, इस बारे में सुबह बात करेंगे, देर रात हो चुकी है। उसने हैरी के सिर पर हाथ फेरा था। हैरी थोड़ा तो रिलैक्स हुआ था, पर सवाल अभी भी थे और उनके जवाब वो अभी भी जानना चाहता था। पर जेन ने उसके हाथ से टेंशन जैसे अपने हाथ में ले ली थी। सोच रही थी कि जैक ने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई। उसे आवाजें आ रही थी कि जैक किचन में है, ड्रॉर्स खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। वो इस बारे में जैक से पूछना तो चाहती थी पर नहीं जानती थी कैसे। उसकी दोस्त लॉरेन के पास भी पुलिस पहुंची थी। जब लॉरेन को बुलाया गया था तो अपनी एज के हिसाब से एक बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद उसमें कोई खास फर्क दिख नहीं रहा था। वो बहुत कूल थी और बहुत इजीली क्लेयर के बारे में पास्ट टेंस में बात भी कर रही थी। उसने तब मेडलिन को बताया था कि वो अपने फादर को, स्टेप फादर को ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काफी हार्श थे उसकी पढ़ाई को लेकर। माँ भी बहुत वियर्ड थी, उसे कंट्रोल करना चाहती थी, हर समय जानना चाहती थी कहाँ पर है, क्या कर रही है, उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखना चाहती थी। इससे वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी। लड़कों के बारे में पूछा गया तो कहा कि स्कूल के सभी लड़के क्लेयर को पसंद करते थे, लाइन मारते थे, पर क्लेयर को लगता था कि ये लोग बहुत इमेच्योर हैं। शायद किसी मैच्योर लड़के के साथ उसका रिलेशन हो। फोन में हमेशा देखती रहती थी, मेडलिन ने पूछा था, जिस पर लॉरेन ने कहा था वो तो हम सभी देखते हैं। लॉरेन ने जो नई बात बताई थी वो ये कि हैरी उसे बहुत पसंद करता था, पर ना जाने क्यों क्लेयर उसे लाइन देती ही नहीं थी, उससे बात करती ही नहीं थी। लॉरेन को तो हैरी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो जब ये लोग जीन और जैक से मिले थे तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हैरी क्लेयर को पसंद करता था या ऐसा कुछ था। इसका मतलब हैरी से भी बात करनी चाहिए। जब क्लेयर की टीचर से बात की गई तो उन्होंने भी बताया था कि उसके स्टेप फादर थोड़े हार्श थे। जब वो नहीं होते थे, वो और उसकी मॉम होती थी, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। टीचर से पूछा था लास्ट दिनों में कुछ अलग, कुछ वियर्ड क्लेयर के बारे में। उन्होंने कहा था कि वो फोन में बहुत ज्यादा देखती थी और इसके लिए वो कई बार उसे टोक भी चुकी थी। क्या वो अपसेट दिखती थी? उन्होंने कहा नहीं, इनफैक्ट वो ज्यादा खुश दिखती थी, जैसे किसी रिलेशनशिप में हो। पर उन्होंने उसे कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं देखा। टाउन में एक बेकरी वाले ने बताया था कि उसकी बेकरी के बाहर एक बार क्लेयर अपनी मॉम से लड़ रही थी। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा था। जब मेडलिन अपनी कार में जा रही थी तब उसने नेथन को देखा था। बारिश हो रही थी, उसे कोई परवाह ही नहीं थी, वो बारिश में से पागलों की तरह घूम रहा है। तब मेडलिन की कुलीग ने कहा था इसके शायद ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा से जो गुजरा है। ट्रॉमा होता है तो आप समझ नहीं पाते कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। शायद ऐसा ही कुछ नेथन के साथ भी था। February 4th, 9 AM। क्लेयर स्कूल जा रही थी। उसने जैकेट पहनी हुई थी, हाथ जेब में डाले हुए थे, बहुत ज्यादा ठंड थी। वो जल्दी से जाना चाहती थी। उसे रूल्स तोड़ना पसंद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ऑलरेडी ही दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है और वो कुछ गलत नहीं करना चाहती। तभी पीछे से स्ट्रॉन्ग हाथ आए जो उसने अपने कंधे पर महसूस किए। वो बहुत डर गई थी।
उसे ना तो सरप्राइजेस पसंद है, ना उसे वॉयलेंस पसंद है। वो ऑलरेडी बहुत वॉयलेंस देख चुकी है, बस और नहीं। अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा और वॉयलेंस वो देखना नहीं चाहती। जब वो पीछे मुड़ी तो हैरी था, मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, डर गई या फिर मेरे चार्म से बहुत इम्प्रेस हो गई हो? हैरी ने कहा। उसने कहा, हैरी, आई एम टू गुड फॉर यू, ओके। हैरी के साथ उसकी छोटी बहन सोफी भी थी। उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो भी तो कभी सोफी की तरह थी। उसे याद आ जाता है कि घर में वो अपने बेडरूम में थी और उसकी माँ उसे बुला रही है। वो सारी चीजें उसे याद आ जाती हैं और वो बहुत घबरा जाती है। ये लोग स्कूल पहुंच गए हैं। एक बार फिर हैरी क्लैर की तरफ देखता है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। थर्सडे, February 7th। आज सब लोग चर्च में इकट्ठा होने वाले हैं, क्लैर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। जेन ने हैरी को बुलाया और उसे कहा, उस पेपर के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कोई टेंशन की बात नहीं है। हैरी अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो समझ रहा हो कि वो झूठ बोल रही है। जेन ने अभी तक जैक से बात नहीं की थी क्योंकि वो जानती है ऐसे अचानक से वो जैक से कोई सवाल नहीं पूछ सकती, उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। हैरी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, क्या आप ठीक हो? जेन ने कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मन ही मन सोच रही थी, क्या उसका बेटा उसे बाकियों से ज्यादा अच्छी तरह समझता है? शाम को पूरा टाउन चर्च में इकट्ठा हुआ था। जेन एक हाथ में उसने अपनी बेटी सोफी को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से अपने छोटे बेटे फिन का हाथ पकड़ा हुआ था। हैरी कहीं आसपास ही था। वहां क्लैर के लिए प्रे किया गया। उसके बाद अचानक से एक रोने की आवाज आई जो पूरे चर्च में गूंजने लगी। वो आवाज थी क्लैर की बेस्ट फ्रेंड लॉरेन की, जो बहुत तेज तेज रो रही थी। उसने देखा था कि रेचल और इयन साइड में खड़े हुए हैं। रेचल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक स्टैचू की तरह चुपचाप खड़ी थी और इयन उसे सपोर्ट कर रहा था, जैसे वो अपने भार पर खड़ी हो ना पा रही हो। शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी बच्ची को खोकर जीना। कैसा होता होगा ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। पर उसकी दोस्त लॉरेन ने जैसे एक सीन क्रिएट कर दिया था। सब लोग जाकर उससे चुप करा रहे थे। जेन को बहुत अजीब लग रहा था। सबको बाय कहकर जेन और जैक बाहर निकले थे, अपने बच्चों को लिया था और देखा था कि बाहर औरतें खड़ी होकर गॉसिप कर रही हैं। ये लोग जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हैरी को भी देखा था और कहा था कि तुम्हारे भाई बहन बहुत थक चुके हैं, क्या तुम घर चल रहे हो? हैरी ने कहा था, थोड़ी देर में आता हूँ। जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे तो इनके पीछे 2 रिपोर्टर आ गए थे। जैक ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए कहा था कि गलत लोगों से बात कर रहे हो आप। उन्होंने माइक सामने कर दिया था और कहा था कि आप रेचल और उसके हस्बैंड के बारे में कुछ जानते हैं? क्लैर का अपने स्टेपफादर के साथ कैसा रिलेशन था? हम नहीं जानते, हम लोग इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे। उसके बाद भी सवालों की जैसे छड़ी लग गई थी। जेन ने कहा, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, प्लीज इस तरह के सवाल मत पूछिए। और ये लोग फटाफट अपने घर की तरफ चल दिए थे। दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे थे तब जैक ने कहा था, तुमने हैरी को जल्दी आने के लिए कहा है ना? जेन पूछना चाहती थी, तुमने वो मुझसे क्यों छुपाया कि क्लैर उस दिन तुम्हारे क्लिनिक में आई थी? पर उसने कहा, हाँ मैंने बोल दिया है। और ये लोग घर के अंदर आ गए थे और तभी जेन का फोन बजा था। अननोन नंबर था, पर जेन ने फोन उठा लिया था क्योंकि सोफी सो रही है, कहीं वो उठ ना जाए। ये फोन मैडलिन शॉ का था। उसने कहा, क्या मैं आपके बेटे हैरी से बात कर सकती हूँ? जेन टेंस हो गई थी। उसने पूछा, क्यों, हैरी से क्या बात करनी है? तब मैडलिन ने कहा कि मैं यहाँ लोगों से सुन रही हूँ कि हैरी और क्लैर एक दूसरे से बात करते थे। 2-4 सवाल पूछूंगी बस, और कुछ नहीं। मैंने स्कूल में ऑलरेडी ही बात कर ली है, प्लीज लेट मी डू दैट। जेन ने कहा, ठीक है, आप सुबह 9 बजे आ जाइए। तभी हैरी घर में वापस आ गया था।
जेन ने उससे पूछा था, तुम ठीक हो? हैरी ने गुड नाइट कहा था और वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। जेन उसे रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कल सुबह के बारे में, पर उसके मुंह में जैसे शब्द फंस कर रह गए थे। अगले दिन सुबह मैडलिन इनके घर आई थी और हैरी, मैडलिन और जेन ये तीनों बैठे थे। मैडलिन देख रही थी कि जेन गुडविन का घर एडवर्ड से भी बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा वेल फर्निश्ड। उसने हैरी से पूछा था, क्या तुम और क्लेयर दोस्त हो? हैरी ने कहा, नहीं, हम लोग दोस्त तो नहीं हैं, बट मुझे एडमिट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, बहुत हॉट। मैंने 2-4 बार उससे बात करने की कोशिश भी की थी, पर उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं कोई स्टॉकर तो हूं नहीं जो लड़कियों का पीछा करते हैं। मैडलिन ने कहा, इससे मतलब? I mean, मैं नेथन की तरह नहीं हूँ, मैंने उसे कभी स्टॉक नहीं किया, जस्ट बात करने की कोशिश की थी। कोई कारण हो सकता है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? I mean, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बट हाँ, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप? मैडलिन ने पूछा। I don't know। जेन उस समय खड़ी हो गई थी, इशारा था मैडलिन को जाने का। वो एक्चुअली में हैरी के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। मैडलिन ने कहा, हाँ, जाते जाते बस एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जिस रात क्लेयर गायब हुई, उस रात तुम कहाँ थे? जेन ने कहा, मैंने आपको बताया तो था कि फुटबॉल खेलने गया था। हैरी ने कहा, हाँ, मैं फुटबॉल खेलने गया था और उसके बाद हम लोग पिज्जा खाने गए थे। मैडलिन ने वो खिड़की देखी जो एडवर्ड्स के घर की तरफ है, जहाँ से उनका घर साफ साफ दिखाई देता है। हॉट लड़की है, शायद यहाँ खड़े होकर हैरी उसे देखता हो। तभी जेन ने हाथ ऊपर किया था और मैडलिन ने देखा था उसकी हाथ में नीचे की तरफ एक बहुत मोटा नील पड़ा हुआ था। तभी जेन ने अपना हाथ नीचे कर लिया था। मैडलिन को उस समय जेन के ऊपर कुछ पिटी महसूस हुआ था। उसने जेन से कहा था, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जेन ने कहा, हाँ, आई नो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडलिन वहां से वापस आ गई थी। वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी और वहां पर बात कर रहे थे। तब मैडलिन ने उन्हें जेन के उस नील के बारे में बताया था। क्या पता उनकी शादी में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, कभी कभी उस लेडी पर बहुत तरस आता है, मैडलिन ने कहा था। हैरी ने जो कहा वो 6 और लड़कों ने कंफर्म कर दिया था। तो ये केस किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन हो सकता है। क्या नेथन से दोबारा बात करनी चाहिए? मैडलिन से बात करने के बाद हैरी बहुत परेशान था, पर जेन को लग रहा था कि उसने ठीक से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो क्यों टेंशन में है। आज जेन घर में अकेली थी और उसने वो पेपर निकाला जो जैक के क्लिनिक का था, जिसमें क्लेयर एडवर्ड का नाम भी था। उसने वो पेपर जला दिया था। जैक उसे वैसे भी पुलिस में नहीं देना चाहता, तो वो नहीं चाहती कि वो किसी को सर्च करते हुए मिल जाए। सैटरडे 9 फरवरी, रेचल ने मैडलिन शॉ को कॉल किया और कहा कि मिलना चाहती हूँ। वो पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुकी थी। आज जब मैडलिन बाहर गई तो रेचल को देखकर वो समझ सकती थी कि उसने कोई मेकअप नहीं किया। हाँ, वो फिर भी सुंदर लग रही है, पर वो बहुत ज्यादा हॉलो दिख रही थी। रेचल की आंखों में आंसू थे। वो पुलिस स्टेशन के अंदर आई। उसने मैडलिन से कहा, आप कुछ नहीं कर रहे, इतने दिन हो गए। मेरी बेटी को जिसने मारा वो खुला घूम रहा है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर पूरा टाउन क्या गॉसिप कर रहा है। आपको क्या लगता है मैं सुन नहीं सकती, मैं समझ नहीं सकती आसपास क्या हो रहा है? मैडलिन ने पूछा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हो रहा है ऐसा? सब लोग मेरे पति पर शक कर रहे हैं, इयन पर। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इस तरह का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। मुझे क्लेयर को ऐसे पुश नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे कितना डांटा। मैं हमेशा चाहती थी कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छा परफॉर्म करे। मेरी ही गलती है सब, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडलिन देख सकती थी एक माँ की आंखों में वो दर्द। हम चाहते हैं ना कि समय वापस आ जाए,
और जो भी हमने गलतियां की हैं उन्हें हम सुधार सके, वैसा ही कुछ रेचल की आंखों में भी था। वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड की बदनामी हो। रेचल ने कहा, डॉक्टर जैक की रिसेप्शनिस्ट ने भी देखा था नेथन को वहां पर, और उसके बाद भी आप उसे नहीं पकड़ रहे, उसके बाद भी वो खुला घूम रहा है। आप क्यों मेरी बेटी को जस्टिस नहीं दिलाना चाहते? मैडलिन बहुत हैरानी से देख रही थी रेचल को। रेचल को लगता है कि ये सब कुछ नेथन ने ही किया है, पर मैडलिन इस केस की तह तक जाना चाहती है, असली कातिल को पकड़ना चाहती है। उसने रेचल को नहीं बताया कि क्लेयर ने उससे बात की थी। जब उस दिन वो भागती हुई मैडलिन के पास आई थी और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा था, तब मैडलिन ने कहा था, तुम्हारे पेरेंट्स को ये मंजूर होगा? क्लेयर ने कहा था, मॉम तो शायद मान जाए, बट मेरे स्टेप फादर हैं और उन्हें ये शायद ठीक ना लगे। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने सॉरी कहा था। मैडलिन ने कहा था, इट्स ओके। स्कूल में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी मंडे को, यानी कि 11 फरवरी। इस मीटिंग के बारे में सब लोगों के पास नोटिफिकेशन आ गई थी। जेन के पास भी आई थी। जेन आज रात को सो ही नहीं पा रही थी, अपने बेड पर इधर से उधर हो रही थी। वो जब नीचे गई तो उसने देखा खिड़की में बाहर 2 फिगर्स उसे दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो जैक और इयन खड़े हुए थे। इतनी रात को जैक इयन से क्या बात कर रहा होगा? इयन ने जैक के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इयन अपनी वाइफ को कंफर्ट क्यों नहीं करता? वो जैक से क्या बात कर रहा है? वो जानती है कि वो जैक से सवाल नहीं पूछ सकती। इस शादी में उसने क्या खोया है, क्या पाया है, वो कई बार समझ ही नहीं पाती। वो चाहती थी कि उसके पास बहुत पैसा हो, उसका एक अच्छा परिवार हो, और जैक ने उसे वो सब कुछ दिया है। पैसा भी है, अच्छा परिवार भी है, प्यारे से बच्चे भी हैं। वो सबको प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती है। वो चाहे तो जैक से डिवोर्स ले सकती है। उसका वो ब्रूस, उसका वो नील, पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा तो था, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। कुछ भी हो, उसे इस परिवार को एकजुट करके रखना है। मंडे फरवरी 4 सुबह 10 बजे। क्लेयर अपनी क्लास में बैठी है। मैथ्स की टीचर उसे पढ़ा रही है, पर उसका ध्यान बार बार फोन में ही है। टीचर ने उसे डांट भी दिया था। उसका मैसेज देखकर क्लेयर के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई है। वो जानती है कि उसे इसको सबसे छुपाना होगा, इयन और रेचल से छुपाना होगा। वो कहाँ ही इसे एक्सेप्ट करेंगे। आज रात के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। अगर उसके दोस्तों को पता चल गया ना, तो वो उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए ऐसे ही ठीक है, सबसे छुपा कर ही रखो। कुछ घंटे ही बाकी हैं और उसके लिए समय बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। टीचर के डांटने पर उसने फोन नीचे रख दिया था और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे और ध्यान वहीं जा रहा था। क्लेयर के मर्डर की खबर आग की तरह फैल गई थी। टीवी पर हर जगह क्लेयर की ही बात हो रही थी, और ये बात हो रही थी कि किसने क्लेयर को मारा होगा, आखिर उसका कातिल कौन होगा, कब कातिल पकड़ा जाएगा, किस किस पर शक किया जा रहा है, आखिर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। स्कूल में भी काफी मैस हो गया था। जो स्कूल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसके लिए मैडलिन शॉ पहुंची थी। उसने स्टेज पर खड़ा होकर बच्चों से अपील की थी, एक तो वो किसी भी तरह की गॉसिप में ना पड़े। उनको अगर कुछ भी समझ में आता है, कोई भी चीज उन्हें वियर्ड लगती है या कोई भी बात क्लेयर से जुड़ी हुई उन्हें समझ में आती है, याद आती है, चाहे वो कितनी ही यूजलेस लगे, पर उन्हें वो बात मैडलिन को बतानी है, सीधा उसी को रिपोर्ट करना है, किसी और से उसके बारे में बात नहीं करनी। दूसरा, उन्हें अटेंटिव रहना है, क्योंकि उनकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा लगे जो उन्हें डर लगे, उन्हें अनसेफ लगे, तो उन्हें पुलिस को बताना होगा। मैडलिन की बात सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी थी। इधर अगर क्लेयर का फोन मिल जाता तो पता चल जाता कि वो किससे बात कर रही थी, किसके साथ मैसेजेस कन्वर्स हो रहे थे, आखिर कौन था उस दिन जिसके साथ वो उस दिन बातें कर रही थी, चैटिंग कर रही थी।
कहाँ जाने वाली थी, क्या प्लान था। पर शायद पर्पसफुली उसका फोन मर्डरर ने गायब कर दिया था। उसके फोन की कॉल डिटेल्स को चेक किया गया था और एक नंबर मिला था जिस पर वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार बात कर रही थी। 4 फरवरी को उसने 15 मिनट तक लगातार उस नंबर पे बात की थी। वो नंबर ना तो रेचल का था, ना इयन का था, ना उसकी बेस्ट फ्रेंड का। इसके अलावा तो किसी से वो बात करती ही नहीं थी। अब उस नंबर का मैच मिल पाना भी बहुत मुश्किल था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई थी प्रिंसिपल से बात करने। तभी पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि ओवेन जोन्स नाम के किसी लड़के का वो नंबर है। ये नाम सुनते ही हेडमास्टर्स ने कहा था, ओवेन जोन्स आप जानती हैं? मेडलिन ने पूछा था। हेडमास्टर्स ने कहा, हाँ, वो इसी स्कूल में पढ़ता है, क्लैर से 1 क्लास ऊपर है। एक नया चैप्टर क्लैर मर्डर केस में जुड़ गया है। आखिर कौन था जिससे क्लैर बात कर रही थी? क्या आप सबको समझ में आ जाएगा उस दिन क्लैर का सीक्रेट क्या था? वो क्यों इतनी खुश थी? कहाँ जा रही थी? क्यों हुआ उसका मर्डर? आखिर क्या मोटिव था? ये सब जानने के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा। अगले वीक मैं इस नॉवल के कॉन्टिन्यूएशन के साथ वापस आ जाऊंगी और तब हम जानेंगे असली कातिल कौन था। तब तक के लिए आप गेस जरूर कर सकते हैं। बताइएगा मुझे आपको क्या लग रहा है कि किसने किया है क्लैर का मर्डर और कारण क्या था, क्या मोटिव हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और आप मेरा इंतजार कीजिएगा। अगले हफ्ते लौट कर आऊंगी और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे क्लैर के मर्डर के बारे में, मोटिव के बारे में। फिलहाल नो टेंशन बॉस, स्माइल कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इंतजार कीजिए मेरा। I'll be back soon. Stay happy. Bye bye.